नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, बिना किसी मकसद के, बिना किसी मतलब के मोदी जी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। मोदी के हर एक्शन के पीछे कोई ठोस उद्देश्य होता है, मकसद होता है, कोई सेट टारगेट होता है। और इसीलिए सवाल यह है कि राहुल गांधी पर ईडी के जो छापे प्लान किए जा रहे हैं, जो साजिश रची जा रही है ईडी का फंदा कसने की, छापों में राहुल गांधी को लपेटने की, इसके पीछे इरादा क्या है, मकसद क्या है, टारगेट क्या है। और सवाल यह भी है कि क्या ईडी का जो प्लान है वो सिर्फ छापे तक है, रेड्स तक है, राहुल गांधी के घर में घुसना, उनकी अलमारियां खंगालना, दस्तावेज देखना, खाते देखना, क्या सिर्फ छापे तक और इंटरोगेशन, पूछताछ तक ही ये प्लान सीमित है, या ये प्लान इससे आगे जा रहा है? यानी राहुल गांधी को जेल भेजने की भी तैयारी है। और अगर ऐसा है तो सवाल वही है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इसके पीछे क्या है? इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, सेट टारगेट क्या है? मोदी को इस कार्रवाई से किस फायदे की उम्मीद है और वो फायदा क्या है? ये बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि आज की जो राजनीति है, राहुल वर्सेस मोदी, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, इसमें यह सवाल सबसे बड़ा है, राहुल को क्या टारगेट करके मोदी कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। अब दोस्तों, जानकारों का कहना है कि ईडी के मुख्यालय में राहुल गांधी की फाइल बाकायदा तैयार हो रही है। अब ये फाइल उनके जो पुराना केस है नेशनल हेराल्ड का, जो ट्रस्ट का, जिसमें कुछ खास निकला नहीं, 55 घंटे जिसमें राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, ये उसी केस में कोई सप्लीमेंट्री जो है एविडेंस आया है, उस पर फाइल तैयार हुई है, या फिर ये कोई नया मामला खोज के चाणक्य ने ईडी के डायरेक्टर को पकड़ा दिया है। अब राहुल गांधी ने खुद अपनी ट्वीट में कहा है कि उन्हें इनसाइडर से पता लगा, उन्हें ईडी के अफसरों से पता लगा है कि उनके खिलाफ एक बड़ी रेड प्लान हो रही है। सबसे बड़ी बात कि इस सवाल पर ईडी चुप है, सरकार ने इस बात से इनकार नहीं किया, यानी खिचड़ी पक रही है। कुछ ना कुछ बड़ा खेल ईडी के दफ्तर में खेला जा रहा है अगेंस्ट राहुल गांधी। अब दोस्तों, आप जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी के यहाँ ईडी के छापे फिर से डलवाकर क्या हासिल करना चाहते हैं मोदी और शाह? राहुल गांधी को डिस्टर्ब करके, उनको परेशान करके क्या फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है, ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। अब अंदर की खबर ये है कि कहीं ना कहीं ये जो ईडी के जो रेड्स प्लान किए जा रहे हैं, ये तीन राज्यों के क्रूशल असेंबली इलेक्शंस, उनको देखकर, उनके मद्देनज़र ये ईडी के जो रेड्स हैं प्लान किए जा रहे हैं। क्योंकि तीन राज्यों में, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, ये जो तीन स्टेट्स हैं, यहाँ पर 2 महीने बाद ही नवंबर में चुनाव है, अक्टूबर-नवंबर में। और ये जो चुनाव है, यहाँ पर कहीं ना कहीं, बल्कि मैं कहूँगा हर जगह, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, राहुल गांधी मोदी पर भारी हैं, कांग्रेस बीजेपी पर भारी है, या यूं कहें इंडिया अलायंस एनडीए पर भारी है। इसीलिए अंदर की खबर ये आ रही है छन छन के कि राहुल गांधी को 2 महीने के लिए, वो चाहे सितंबर हो या अक्टूबर हो, सितंबर अक्टूबर में राहुल गांधी को कहीं ना कहीं चाणक्य इंगेज रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो डिस्टर्ब रहें, कभी पूछताछ हो, कभी छापा हो, कभी ये कागज लाओ, कभी वो कागज लाओ, उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना है ईडी के इन्वेस्टिगेशन। इस तरह की बातें हो रही हैं। मकसद इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है, और मुझे लगता है कि इस सवाल से हर परत उतारनी ही होगी। और मैं कोशिश करूंगा आज एक्सपर्ट्स की मदद से इस सवाल की तह में जाने का, क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ प्लानिंग ईडी रेड्स अगेंस्ट मिस्टर राहुल गांधी पर ईडी छापे की प्लानिंग का मकसद क्या है, सेट टारगेट क्या है? और इसी का जवाब दूंगा
दो खास मेहमान हैं, उमाकांत लखेड़ा हैं, ईडी के भी टच में रहते हैं और दिल्ली की सियासत को भी अच्छी तरह से परखते हैं, समझाते हैं, समझते हैं। उमाकांत लखेड़ा होंगे क्योंकि इसमें एक सवाल मैं नीतीश कुमार को लेकर भी उठाना चाहता हूँ कि अगर नवंबर में कुछ बड़ा होता है, मोदी और शाह के पक्ष में नहीं जाता है कुछ 3 राज्यों के फैसले, तो फिर नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं? नाराज नीतीश कुमार भी हैं मोदी जी से। तो नीतीश फैक्टर भी है जो इस फैक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। राहुल के बाद नीतीश को ही फैसला लेना है, उस पर भी मैं बात करूंगा, इसलिए मैंने आज अभिषेक कुमार को बुलाया है। बड़ा सवाल है, मेरी गुजारिश है इस वीडियो को, बातचीत को आखिर तक सुनिएगा। कुछ खुलासे हैं जो नई रोशनी डालेंगे इस पूरे मसले पर। मेरा पहला सवाल लखेड़ा साहब से। लखेड़ा साहब, राहुल गांधी ने रात में 1:45 बजे जब ट्वीट किया कि साहब मोदी और शाह ने तय कर लिया है कि मेरे घर पर छापा पड़ेगा ईडी का, तो उस बात में काफी सच्चाई थी, जैसा कि मुझे ईडी के सूत्रों से पता लगा है, और वहां फाइल तैयार हो रही है। सवाल इस बात का है कि अगर जेल ना भी भेजें राहुल गांधी को, तो ये फाइल तैयार करने का मतलब क्या है? राहुल गांधी को डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खबर लीक हो गई, राहुल गांधी के यहाँ रेड पड़ेगी उसकी खबर लीक हो गई, और रेड नहीं पड़ेगी इसका कहीं खंडन नहीं हुआ। क्योंकि अगर खंडन होता तो पोल खुल जाती। अमित शाह के दिमाग में कोई मोटिव होगा कि भाई इनको डिस्टर्ब करना है, अब क्यों डिस्टर्ब करना है? अब ऐसा क्या होने जा रहा है? 3 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, सबको पता है, हमको भी पता है, आपके दर्शकों को पता है। और किसी चुनाव प्रचार में अगर आपको किसी को डिस्टर्ब करना है और डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि वो इसी में उलझे रहे, ईडी यूडी की तारीख का इंतजार करते रहे कि आज रेड पड़ रही है, आज छापा पड़ रहा है, मुकदमा कायम हो गया, तारीख पे जाना, तो उससे क्या हो गया कि जो पूरी रणनीति तीनों राज्यों की है, उन तीनों राज्यों की रणनीति डिस्टर्ब होगी। और एक चरित्र हनन करना, एक बदनाम करना कि साहब इन्होंने ये घोटाला किया, ये घपला किया, हालांकि उसमें कुछ निकलेगा नहीं, पहले भी नहीं निकला। राहुल गांधी खुद कह रहे कि 52 घंटे की पूछताछ की, और उसके बाद मेरे को कहा कि भाई साहब आप तो इतने मजबूत और पत्थर जैसे मजबूत हैं, आप किसी से डरते नहीं है। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है। दूसरा मुद्दा ये है महाराष्ट्र का, मैं आपको बता दूं जमीनी हकीकत महाराष्ट्र की, कि वहां पर राहुल गांधी की वेव चल रही है। देखो, जो सन ऑफ द सोल है वो राहुल गांधी की वेव थी लोकसभा चुनाव में। और राहुल गांधी, अभी कल की मेरी रिपोर्ट है महाराष्ट्र की, कि राहुल गांधी के नाम पर किसी को भी खड़ा कर दोगे महाराष्ट्र में, वो जीतेगा चुनाव। कांग्रेस पार्टी के कुछ सीटों को छोड़ करके बाकी जितनी सीटें उनको अलॉट होने वाली हैं गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, सारी की सारी सीटों पर एज होने वाली है। और पूरे महाराष्ट्र अगर एक आदमी को देख रहा है, एक आदमी की तरफ देख रहा है, तो वो है राहुल गांधी। गॉट द पॉइंट लखेड़ा साहब, आप कह रहे हैं कि 3 राज्यों के चुनाव हैं और इसमें राहुल गांधी एक सेंट्रल फिगर, एक सबसे बड़े स्टार कैंपेनर, वोट पुलर साबित हो रहे हैं। और अगर इनको डिस्टर्ब किया जाए, राहुल गांधी को डिस्टर्ब किया जाए, इंटरोगेशन में उलझाया जाए, छापों में उलझाया जाए, बदनाम किया जाए, कोई ना कोई नया कागज दिखाया जाए, कोई गवाह खड़ा कर दिया जाए कि साहब इतने पैसे लिए थे, ये कागज यहां पर है, ये नेशनल हेराल्ड का कागज, इस तरह से बदनाम करने की, कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश हो, राहुल गांधी को पूछताछ में उलझाए रहे, तो कांग्रेस डिस्टर्ब होगी। और कांग्रेस डिस्टर्ब होगी तो महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, तीनों राज्यों का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो ये आप स्ट्रेटजी बता रहे हैं। बहरहाल ये तो देखते हैं आगे ईडी कब जाती है राहुल गांधी के घर। एक सवाल यहां पर मैं अभिषेक जी से करना चाहूंगा। अभिषेक जी, मान लीजिए जो लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि मोदी और शाह ने एक सर्वे कराया है इन तीनों स्टेट्स में, और उन सर्वेज में बीजेपी की रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं, मान लीजिए ये सर्वे सच साबित हो जाए और बीजेपी हार जाए महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, क्या आपको लगता है ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो किंग मेकर हैं, जिनकी बैसाखी एक लगी है मोदी जी के कंधे के नीचे, नीतीश कुमार कोई फैसला कर सकते हैं नवंबर में
इन चुनाव के नतीजे अगर मोदी के फेवर में नहीं आते? दीपक जी देखिए, 2-3 फैक्टर हैं इसमें। सबसे पहला, महाराष्ट्र और हरियाणा में, इन 2 राज्यों में तो किसी को जिताने के लिए लहर नहीं चल रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लहर चल रही है। तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिल रहा है। झारखंड में भी इंडिया अलायंस को एज है। और इन 3 राज्यों के नतीजे के बाद अगर ये फैसला 2-1 से भी विपक्ष के फेवर में गया तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे राजनीतिक खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने वाला है। इन दोनों के राज्यों से तेजस्वी यादव ने तो परसों कह भी दिया, आपने सुना होगा वो, जब तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी बाहर आइए, सरकार गिरा दीजिए, वक्त आ गया इस सरकार को नहीं टिकने देने का, क्योंकि न तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग मानी गई और न ही जाति जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ाने के फैसले को 9th शेड्यूल में डाला गया। कोई डिमांड नहीं मानी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को पैकेज बताकर वाहवाही लूटा जा रहा है। ये बात नीतीश कुमार देख रहे हैं और अभी नीतीश कुमार को ये पता है कि अब राज्य में, देखिए हकीकत में बता रहा हूं, जो जेडीयू के लोग भी कहते हैं अंदर खाने, कि नीतीश कुमार राज्य में मुख्यमंत्री पद पर अब लंबे समय तक रहना नहीं चाहते हैं। वो स्थिति आज से नहीं है, 10 साल पहले से है। सत्ता में वो इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उनके पास सत्ता में बने रहना जरूरी है, और इसी वजह से है वो अब दिल्ली में खुलकर खेलना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर वो खुलकर नहीं खेल सकते दिल्ली की राजनीति में। विपक्ष के पास, वो जानते हैं कि विपक्ष के पास अभी जो स्थिति है, बिना उनके दिल्ली में विपक्ष खुलकर नहीं। ये एक लाइन में अभिषेक भाई, एक लाइन में मैं ये जानना चाह रहा था, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, एक लाइन में मैं ये जानना चाह रहा था, बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं, जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की सरकार में, या बाकी जो उनके बड़े नेता हैं भाजपा के बिहार में, क्या उनकी नीतीश कुमार से बन रही है, या 36 का आंकड़ा है, खटपट है? क्या ऑल इज नॉट वेल इन बिहार जेडीयू और बीजेपी के बीच में? देखिए, ऑल इज नॉट वेल तो बीजेपी एंड जेडीयू के बीच में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी अपने तमाम बिहार सरकार के मंत्रियों को बदलने पर विचार कर रही है कि गुजरात की तरह तमाम मंत्रियों को सैक करके नए लोगों को नीतीश कैबिनेट में शपथ दिलाई जाए। और इन सब के बीच नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी डिमांड है कि असेंबली इलेक्शन महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ, झारखंड के साथ हो जाए, उस पर अब तक अंदर खाने क्या हुआ है ये जानकारी बाहर नहीं आई है। लकड़ा साहब, जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने मन बना रखा है कि अगर बीजेपी का प्रदर्शन बुरा होता है, मोदी पे दबाव बढ़ता है, बिहार में भी स्थिति थोड़ी सी आप कह सकते हैं वोलाटाइल होती है, तो नीतीश कुमार पुनर्विचार कर सकते हैं। नीतीश कुमार सोच सकते हैं कि भाई अब इस डूबते जहाज में बैठना है या इससे उतरना है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार, अगर मोदी और शाह पे प्रेशर बढ़ा, अगर मोदी और शाह के हाथ से ये 3 राज्य निकलते हैं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पुनर्विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, सेकंड थॉट में जा सकते हैं? और मैं साफ कहूं, क्या वो फिर इस बैसाखी को हटा भी सकते हैं जो मोदी के नीचे लगी है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है वो सही जगह निशाना मारा आपने। देखिए, बिहार में अगले साल चुनाव हो रहा है। 3 स्टेट्स में अभी तक की जो रिपोर्ट्स है, बीजेपी हार रही है। बीजेपी की सरकार दोबारा बनने नहीं जा रही है। कम से कम एक जगह तो बीजेपी, झारखंड में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में और हरियाणा में बीजेपी 2 स्टेट जब लूज करेगी तो इसका क्या मैसेज जाएगा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए? ये मैसेज जाएगा कि भाई साहब, जहाज डूब रहा है और आप बीजेपी को टोटल अनटचेबल कर दो। अगर आपने बीजेपी को अनटचेबल नहीं किया तो आप डूबेंगे। अभी चंद्रबाबू नायडू को कोई चुनाव फेस नहीं करना है 5 साल तक। वो उनका तो असेंबली लोकसभा एक साथ हो गया। मुश्किल नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि 2025 में चुनाव होना है असेंबली का, और घोड़े के साथ काठी का भी सौदा होना है कि भाई आप मेरे को कितनी सीटें दे रहे हैं। मेरी पार्टी को, मैं कोई यहाँ चंदा मांगने के लिए नहीं आया हूं बिहार में। आप मेरी पार्टी को अपर हैंड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और अपर हैंड देने में झगड़ा होना है, क्योंकि बीजेपी अब नीतीश कुमार की लीडरशिप पे बिहार का चुनाव नहीं लड़ना चाहती और उसको हर कीमत देने को तैयार है। जैसे यूपी पे कैप्चर कर लिया, तो यूपी में जो ताकत घटी है उसकी भरपाई वो बिहार से करना चाहती है। बिहार में भी अपनी सरकार ऐसा माहौल बनाएगी कि अब एक हिंदी बेल्ट की एक सरकार पहली बार बिहार में अपने बल पे सरकार बना ली। तो एक मैसेज भेजना चाहते हैं, लेकिन
इस सोचना, आदमी इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। फेवरेबल नहीं है सिचुएशंस, इनके अनुकूल नहीं है। और नीतीश कुमार इनको ऐन मौके पर, जो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जैसे ये 3 राज्यों का चुनाव हारेंगे, नीतीश कुमार अपना रास्ता बदल देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बड़े कैलकुलेटेड है। अभिषेक, क्या आपको लग रहा है, जैसा कि लखेड़ा साहब कह रहे हैं, कि अगर अगला चुनाव जो बिहार में होना है और जल्दी होना है, अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव नहीं लड़ती है, तो नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ सकते, नीतीश कुमार एनडीए को डिच कर सकते? क्या ऐसा हो सकता है? संक्षेप में जवाब। दीपक जी, अभी भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं है जो वो कह सके कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी दिल्ली में नीतीश कुमार की बैसाखी पर सरकार टिकी हुई है और बाय हुक और बाय क्रुक बीजेपी को नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकारना होगा, मन से या बेमन से स्वीकार करना होगा। अगर नहीं किया तब तो आज ही टूट जाएगा अलायंस। अगर आज कोई कह दे तो कल अलायंस टूट जाएगा या आज रात तक टूट जाएगा, लेकिन बीजेपी ये कहने की स्थिति में नहीं है। नीतीश एक चीज और बता दीजिए, एक चीज जरा मैं चाह रहा हूं आपका दिल टटोलूं आज। आप जो लगातार फोन पे संपर्क पे हॉटलाइन से जुड़े रहते हैं, नीतीश कुमार के ऑफिस से, लालू के ऑफिस से, आज मैं जरा दिल टटोलना चाह रहा हूं। ये बताइए कि अंदर ही अंदर, मन ही मन में नीतीश कुमार खुश है कि नहीं है मोदी के साथ जो उन्होंने ये साठगांठ की है, मोदी के साथ जो ये दोबारा शादी हुई है, पॉलिटिकल मैरिज, क्या खुश है? इज ही हैप्पी? मिस्टर नीतीश कुमार इज हैप्पी? खुश हैं? दीपक जी, अगर वो खुश होते तो नीति आयोग की बैठक में जरूर आते। अगर वो खुश होते तो बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम कल अडानी वाले कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ नजर आते। नीतीश कुमार के साथ तो कोई नजर नहीं आया है। नीतीश कुमार दिल्ली भी नहीं आए हैं, उनकी पार्टी को छोटा मंत्रालय दिया गया है दिल्ली में। और इन सब से आगे जाकर देखें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से खुला ऑफर उनके लिए है, अपनी मर्जी का पद चुनने का ऑफर तक उनके लिए इंडिया अलायंस से है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद ये ऑफर और ज्यादा बड़े नेता हो सकता है कि नीतीश कुमार के घर लेकर पहुंच जाए, जो हालात बनते जा रहे हैं। महाराष्ट्र का बीजेपी के हाथ से निकलना नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी बीजेपी के हाथ से निकलने की बुनियाद तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, नीतीश कुमार बहुत कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि एक चीज अभिषेक कुमार ने कहा, जो बिहार 24 घंटे 24x7 मोड में बिहार को देखते हैं, कवर करते, इनका कहना है कि नीतीश कुमार अंदर ही अंदर मोदी से खुश नहीं है और कहीं ना कहीं ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। सिर्फ कुछ मांगों को लेकर, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ प्रोजेक्ट चल जाए, इसलिए ये साथ हुआ है। जैसे वो प्रोजेक्ट पूरे होंगे, फंड रिलीज होगा, नीतीश कुमार बहुत कुछ सोच सकते हैं। और अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को जरा सा भी छेड़ा तो फिर कुछ भी हो सकता है। एक सवाल आखिरी मैं लखेड़ा साहब आपसे करना चाहूंगा। नीतीश कुमार का तो अध्याय हमने समझ लिया कि नीतीश कुमार 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों तक कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद सोचेंगे, और कुछ भी सोच सकते। उनकी हद क्या है ये नीतीश कुमार ही तय कर सकते, हम लोग नहीं बता सकते। कोई भी सीमा लांघ सकते हैं, कोई भी दीवार फांद सकते हैं। एक चीज लखेड़ा साहब, अगर ईडी ने जैसे फाइल खोल दी, राहुल गांधी ने खुद कहा है कि भाई हमें पता लग गया कि ईडी ने फाइल खोल दी, छापा मारने जा रहे हैं, क्या मोदी और अमित शाह राहुल गांधी को जेल भी भेज सकते हैं? क्या जेल भी भेज सकते हैं, या आपको लगता है जेल नहीं भेजेंगे? देखिए, उनका बस चले तो वो काला पानी टाइप का भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब वो सपने में भी वो इस तरह की बात नहीं सोच सकते, क्योंकि आज जो है इतना प्रचंड बहुमत में, हालत में, बहुमत में तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन एक सशक्त मौजूदगी विपक्ष की संसद के भीतर और संसद के बाहर है। जो पार्टियां इंडिया अलायंस के साथ नहीं है और बीजेपी के खिलाफ ढोंग करती हैं, बीजेपी के खिलाफ है, वो पार्टियां मजबूर हो गई है साथ आने को। 2 उदाहरण आपके सामने हैं, उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, वो नेगोशिएशन कर रहे हैं। वो तो मर्ज करने की नेगोशिएशन हो रही है। डीके शिव कुमार बात कर रहे हैं कि भैया देर किस बात की है, क्योंकि डूबोगे, देर करोगे तो डूबोगे। अब जो है पूरा विपक्ष इतनी बड़ी आंधी पैदा कर देगा, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा। आपने संसद के भीतर देख लिया, किसी एमपी को डरा भी नहीं पा रहे हैं ओम बिरला कि हम ऐसा कर देंगे जी। तो एक मुसीबतों का पहाड़
मोदी, अमित शाह और गुजरात लॉबी पर टूट पड़ने वाला है। आरएसएस हथियार लेके खड़ा है। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन 3 राज्यों के चुनाव नतीजे मोदी और अमित शाह के खिलाफ गए, आरएसएस खंजर लेके खड़ा होने वाला है। आरएसएस के सब्र का बांध टूटने वाला है, क्योंकि आरएसएस जो है चुपचाप टकटकी नगाह लगा के रखा हुआ है आरएसएस ने। और आरएसएस फिर खुल के सामने, अभी तो आरएसएस प्रतीकों में अपनी बात बोल रहा था, अब आरएसएस खुल के बोलेगा और खुली अपील करेगा कि मोदी जी अब आप गद्दी छोड़ो। सितंबर 2026 भी सामने आने ही वाला है। जी, मौके का इंतजार आरएसएस भी कर रहा है, मौके का इंतजार नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। और एक बात लखेड़ा साहब ने कही कि चाहे कुछ हो जाए, राहुल गांधी को डिस्टर्ब करते रहेंगे। ये जो 2 महीने चुनाव की तैयारी चलेगी, और राहुल गांधी स्टार कैंपेनर हैं हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, उनकी सबसे ज्यादा डिमांड है राहुल गांधी की। उनको डिस्टर्ब किया जाएगा, उनको बार बार पूछताछ के लिए ईडी बुलाएगी, घर में तलाशी लेगी, छापा मारेगी, थोड़ी बदनामी करने की कोशिश होगी। लेकिन लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि अब हिम्मत नहीं है गुजरात लॉबी की कि वो राहुल गांधी पर हाथ डालें और जेल भेजने की हिम्मत नहीं, सिर्फ डिस्टर्ब करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो 3 राज्यों के चुनाव है, वहां पर सांसें रुकी हुई हैं मोदी जी की शासन की, कि ये हारे तो फिर क्या होगा। आरएसएस भी नाराज है और नीतीश और नायडू भी उनको छोड़ सकते हैं, उनका दामन छोड़ सकते हैं। तो बहरहाल आज का ये शो था, और मुझे लगा कि एक बड़ी खबर कि राहुल गांधी को डिस्टर्ब करने की कोशिश है, राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश है, और हर कीमत पर मोदी और शाह ये 3 राज्यों के चुनाव जीतना चाहते हैं। क्योंकि नहीं जीते तो बहुत कुछ हाथ से निकल जाएगा। अभिषेक, आप आए, आपने समय निकाला, नीतीश कुमार पे जो आपने रोशनी डाली कि कुछ भी कर सकते हैं नीतीश कुमार नवंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट आपका बयान था। और लखेड़ा साहब, आपने जो सम अप किया कि कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी, अमित शाह और मोदी बहुत ज्यादा प्रेशर में। आप दोनों का इस प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने दोस्तों की तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।